वेलकम बैक इन इन्फोडोर। चलिए आज हम बात करने वाले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। चेक इंटेल रिपोर्ट्स हाईलाइट प्रोलिफरेशन कंसर्न फ्रॉम पाकिस्तान इंक्रीज चाइनीज प्रोपेगेंडा। तो हमें देखने को मिलता है एक डीएनए का आर्टिकल है, बहुत सारी फॉरेन मीडिया आउटलेट्स ने इसको कवर किया है। यहाँ पे हमें देखने को ये मिला है कि पाकिस्तान अपनी न्यूक्लियर वेपन्स पे बहुत तेजी से काम कर रहा है और चाइनीज प्रोपेगेंडा, चाइनीज लोग कैसे अपने प्रोपेगेंडा को दूसरी कंट्रीज में फैलाते हैं, इसके बारे में एक कंप्लीट एनालिसिस है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं एक बार मैप पर चेक रिपब्लिक। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं द कैपिटल ऑफ चेक रिपब्लिक इज प्राग और इसकी जो नाइबरिंग कंट्रीज हैं पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, ऑस्ट्रेलिया एंड जर्मनी। एंड द चेक रिपब्लिक इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन। तो हम देख लेते हैं जो रिपोर्ट है वो सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन सर्विस नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी चेक रिपब्लिक की है, उसने जारी की है। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है पाकिस्तान के साथ साथ नॉर्थ कोरिया, सीरिया, ईरान, ये कंट्रीज भी अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पे काफ़ी तेजी से काम कर रही हैं और आने वाले टाइम में हमें देखने को मिल सकता है कि ईरान सक्सेसफुली अपने प्रोग्राम को डेवलप भी कर सकता है। यहाँ पे कुछ आइटम्स होते हैं जो कि इंटरनेशनली बैंड होते हैं, न्यूक्लियर प्रोग्राम में ये काफ़ी हेल्प करते हैं, ये प्रोक्योर करने की कोशिश कर रही हैं सारी कंट्रीज़ और पाकिस्तान कहीं ना कहीं इन कंट्रीज़ की हेल्प भी कर रहा है। एक रिपोर्ट आई थी, जर्मन गवर्नमेंट ने जारी की थी 1 साल पहले की रिपोर्ट है, जिसमें हमें देखने को मिलता था सेम पॉइंट आउट किया था जर्मन रिपोर्ट ने भी कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वेपन्स पे काम कर रहा है और ये डायरेक्ट थ्रेट हो सकता है इंडिया के लिए आने वाले टाइम में। तो हमें कुछ फैक्ट्स भी देखने को मिलते हैं, हमें सरप्राइज नहीं होना चाहिए। जो पाकिस्तान का हमेशा से ट्रैक रिकॉर्ड रहा है इलीगली न्यूक्लियर वेपन को जिस तरीके से उन्होंने डेवलप किया है, तो हमें इस चीज़ से सरप्राइज बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जो वहाँ के फेमस न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे AQ खान, उन्होंने किस तरीके से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को नीदरलैंड की लैब से चुराया और पाकिस्तान में चाइनीज की हेल्प से अपने न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप किया। यहाँ तक कि उन्होंने अपने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को बहुत सारी कंट्रीज को इलीगली बेचा भी है, ईरान, नॉर्थ कोरिया एंड लीबिया जैसी कंट्रीज को। यहाँ पे जब भी हम बात करते हैं किसी भी इलीगल चीज़ की, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो भी इलीगल मनी ट्रांसफ़र। हमें देखने को मिलता है जब भी कोई भी हम लोग इलीगल काम करते हैं हमेशा मनी इन्वॉल्व होती है उस चीज़ में। तो जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है उसका पाकिस्तान एक मेंबर है। पाकिस्तान ने कमिटमेंट दे रखा है किसी भी तरीके की इलीगल ट्रांजेक्शन्स को रोकने के लिए। और एक सवाल खड़ता है, जब भी ऐसी रिपोर्ट्स पब्लिश होती हैं एक सवाल जरूर खड़ा हो जाता है कि पाकिस्तान अपने कमिटमेंट में खरा उतर रहा है या नहीं। तो हम बात करेंगे ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या है, FATF के बारे में, इसकी मेंबर कंट्रीज के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इज द इंटर गवर्नमेंटल बॉडी। इसको स्टेबलाइज किया गया था 1989 में। बेसिकली स्टेबलाइज किया गया था इसको वो कम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग के लिए, ताकि किसी भी तरीके की जो इलीगल जो फाइनेंस किया जाता है टेररिस्ट को, उसको रोका जा सके। और इसकी जो करंटली में 39 मेंबर्स हैं, 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस भी इस ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर हैं, यूरोपियन कमीशन एंड द गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं एक बार स्क्रीन पर कि इसके मेंबर कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं। ये सारी मेंबर कंट्रीज़ हैं और इंडोनेशिया यहाँ पर ऑब्जर्वर कंट्री के तौर पे इस ऑर्गेनाइजेशन में रखा गया है। तो यहाँ पे द इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल है 23 अक्टूबर का, जिसमें देखने को ये मिलता है कि पाकिस्तान अनलाइकली टू एग्जिट FATF ग्रे लिस्ट। तो हम इसके बारे में बात करेंगे, ये ग्रे लिस्ट क्या है, इसके इफेक्ट क्या होते हैं इकोनॉमी पे, किस तरीके से जो FATF की गाइडलाइंस होती हैं उनको पाकिस्तान फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो बेसिकली इसके बाद एक रिपोर्ट आई है जिसमें देखने को ये मिल रहा है कि पाकिस्तान अभी भी ग्रे लिस्ट में बना हुआ है, क्योंकि जो FATF ने गाइडलाइंस जारी की थी 27 पॉइंट्स से, जिसमें पाकिस्तान 6 पॉइंट्स को कंप्लाई नहीं किया है और 21 पॉइंट्स पे पाकिस्तान ने काम किया है। तो यहाँ पे देखने को ये मिलता है जिन गाइडलाइंस की वजह से पाकिस्तान ने अराउंड 88 अरब ग्रुप्स और उनके लीडर्स को भी बैन किया, जिसमें इंक्लूडिंग चीफ हाफिज सईद हो गया, जैसे मोहम्मद का चीफ मसूद अजहर और अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम भी है। तो यहाँ पे जो देखने को मिलता है कि बहुत सारे पॉइंट्स पे पाकिस्तान ने काम किया है, बट स्टिल हमें जिस तरीके की रिपोर्ट्स ये बाहर आ रही हैं उससे ये लगता है कि पाकिस्तान अभी भी कहीं ना कहीं इलीगल ट्रांजेक्शन्स में इन्वॉल्व है। तो हम बात कर लेते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है? बेसिकली हम लोग बात करते हैं ब्लैक मनी, मनी लॉन्ड्रिंग। ब्लैक मनी ब्लैक नहीं होती, बट जिसके बारे में जानकारी गवर्नमेंट को ना, जिसका हम टैक्स ना पे करते हैं, उसको ही हम ब्लैक मनी बोलते हैं। और मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब ये होता है कि जब भी सोर्स ऑफ ट्रांजेक्शन और डेस्टिनेशन ऑफ ट्रांजेक्शन के बारे में हमें जानकारी ना हो, हम उसको मनी लॉन्ड्रिंग बोल सकते हैं। ठीक है, मैं एक सिंपल सी भाषा में आपको बता देता हूँ। जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, लाइक मैंने इंडिया से ट्रांजेक्शन सऊदी अरब की, सऊदी अरब ने उसमें जो बंदा बैठा हुआ है उसने उस ट्रांजेक्शन को कहीं और कर दिया, किसी तीसरी कंट्री में कर दिया, तो
इस तरीके की चैन डेवलप होती है। इस तरीके की चैन को ट्रैक करना इतना आसान नहीं हो जाता, सालों लग जाते हैं ट्रांजेक्शन्स को ट्रैक करने के लिए। तो बहुत ही आसानी से इस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग को अंजाम दिया जा सकता है और ऐसा होता भी है। तो यहाँ पे बहुत सारी जो एक तरीका और ये भी होता है, जो सेल कंपनीज होती हैं उनको फेक रजिस्टर्ड आईडी पर और एड्रेस पर उनको रजिस्टर्ड किया जाता है। इन कंपनीज के थ्रू भी इन ट्रांजेक्शन्स को अंजाम दिया जाता है। अराउंड इंडिया में 4 लाख कंपनीज को मोदी गवर्नमेंट ने बंद किया है, जो कि एक सेल कंपनीज है जिनको फर्जी तरीके से बनाया गया था। ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है जिसमें आप इस तरीके की न्यूज़ को देख सकते हो। तो यहाँ पे जो इफ़ेक्ट हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं ग्रे लिस्ट के। तो बेसिकली क्या होता है, जब भी कोई कंट्री ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में जाती है तो जो बहुत सारी कंपनीज होती हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो कतराते हैं किसी भी ऐसी कंट्री में जो कि ग्रे लिस्ट में हो उसमें इन्वेस्ट करने से। तो बहुत सारी कंपनीज हैं जो आज के टाइम में पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करना चाहती हैं। इससे एक इकोनॉमी को नुकसान पहुँचता है और हम बहुत सारी जो ऐड हमको मिल सकती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, वर्ल्ड बैंक से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, यूरोपियन यूनियन से, इस तरीके की ऐड भी हम नहीं ले सकते हैं। और अगर ब्लैक लिस्ट में जाता है तो इससे भी ज़्यादा हालत ख़राब हो सकती है पाकिस्तान की। लेकिन हम देखेंगे आने वाले टाइम में कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में जाता है या ग्रे लिस्ट में ही बना रहता है। करंटली में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में ही है। और जो चाइनीज़ इन्फ्लुएंस हमें इस रिपोर्ट में देखने को मिला है, किस तरीके से जो चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी और मिलिट्री इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट इसको अंजाम देता है, अपने चाइना के इन्फ्लुएंस को दूसरी कंट्रीज़ में फैलाने की कोशिश कर रहा है। उसके बहुत सारे तरीके हमें यहाँ देखने को मिल रहे हैं। जो चाइनीज़ इंटेलिजेंस ऑफिसर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक ट्रेडिशनली कवर मतलब डिप्लोमेट बन जाते हैं या तो जर्नलिस्ट, स्कॉलर्स बन के सोशल मीडिया में और एडवांटेज लेने की कोशिश करते हैं। जो चेक रिपब्लिक के बिजनेसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा वेलकमिंग हैं चाइनीज़ इन्वेस्टर्स के, क्योंकि चाइना हमेशा से ही हर कंट्री में बहुत ज़्यादा पैसे को इन्वेस्ट कर रहा है इस टाइम। इंटेलिजेंस ऑफिसर्स होते हैं और जो डिप्लोमेट्स होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, पब्लिक के जो ओपिनियन होता है उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, पॉजिटिव इमेज बनाने की कोशिश करता है। चाइना के जो लोग होते हैं, जो ऑफिशियल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, या तो कोवर्टली भी काम करते हैं, ओपनली भी इसको अंजाम देते हैं। पॉजिटिव आर्टिकल्स छपवाने की कोशिश करते हैं और एक प्रो चाइनीज़ इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं ताकि वो अपने चाइनीज़ जो एक्सपेंशन है उसको काफ़ी बढ़ा सके उस कंट्री में। और बाद में चाइना में आकर इस तरीके की प्रेस ऑर्गेनाइज करते हैं कि इट वाज द ओपिनियन ऑफ चेक, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उनका एक ओपिनियन था और पूरी होल चेक रिपब्लिक का एक ओपिनियन था कि चाइना बहुत ही अच्छा है, चाइना का एक गुड इमेज रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है चाइना। तो ये इनके एक तरीके हैं। और जो एक तरीका जो मुझे देखने को लगता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो भी जितने भी एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं, जो हमारे हम लोग देखा होगा आपने, बहुत सारी जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो दूसरी कंट्रीज़ की यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप करती हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे यूनिवर्सिटीज़ उनकी यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, वहाँ से हमारी यूनिवर्सिटीज़ आते हैं। तो इन दोनों में जब एक्सचेंज होता है, कॉन्टैक्ट शेयर होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया जा सकता है लोगों को उन अपने एजेंडा को फैलाने के लिए। तो चाइना ऐसा बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है चेक रिपब्लिक में। सिर्फ चाइना चेक रिपब्लिक में ही इस तरीके की गतिविधि को अंजाम नहीं दे रहा है, बहुत सारी कंट्रीज़ में, यहाँ तक कि इंडिया में भी इस तरीके की गतिविधि को चाइना काफ़ी अच्छे से बढ़ा रहा है। और जो मेरा मानना है, जो जो जितनी भी कम्युनिस्ट पार्टीज़ होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रोपेगेंडा पे रिलाई करती हैं, वो ज़्यादा विश्वास करती हैं, बिलीव करती हैं प्रोपेगेंडा में। आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में, आप कमेंट में डाल सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर आपको पसंद आता है तो कमेंट भी कर देना। थैंक यू सो मच।